हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। स्टूडेंट्स, पीवाईक्यू का हम जो 2022 का जो फर्स्ट शिफ्ट के अंदर जो हमारा एग्जाम हुआ था उसको हम एनालिसिस कर रहे थे। तो मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री को हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम प्राचीन भारत के अंदर देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके बने थे। एक मोटी मोटी बात आप जान गए हैं कि उस शिफ्ट के अंदर लगभग 40 से 45 क्वेश्चन जो है मॉडर्न हिस्ट्री के थे और 40 के आसपास ही क्वेश्चन जो है वहां पे आपके एंशियंट हिस्ट्री के थे, यानी कि मॉडर्न और एंशियंट बराबर था। और मिडिवल हिस्ट्री का जो क्वेश्चन थे वो लगभग 13 से 14 क्वेश्चन वहां पे थे। और बात इतिहास लेखन की करते हैं तो इतिहास लेखन में 2 से 3 क्वेश्चन ही लगभग वहां पे बने थे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए थे। तो आज देखिए कि प्राचीन काल में उसी सिस्टमेटिकल तरीके से हम चलेंगे, क्रोनोलॉजिकल तरीके से चलेंगे, जिस प्रकार से हमने मॉडर्न और जिस प्रकार से मिडिवल का एनालिसिस हमने यहाँ पे यूट्यूब पे कराया है आपको। तो आज ये प्राचीन भारत वाला आप देखिएगा। मैंने जो शुरुआत की है, देखिए हम कोई भी जब यूनिट हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम उनके सोर्सेज को पढ़ते हैं, उनके सोर्सेज को पढ़ते हैं। और सोर्सेज से पहले भी एक चीज हम पढ़ते हैं, आपके जो सिलेबस में जो एक बोल्डली जो मेंशन की गई है, जब आप अपना सिलेबस आप देखते हैं तो ऊपर सबसे पहले क्या देखते हैं आप सिलेबस में? सबसे पहले आप देखते हैं सिलेबस के अंदर कि भाई आपका जो है शब्दावली दी गई है, कुछ शब्दावली दी गई है, कुछ टर्मिनोलॉजी दी गई है। हम अक्सर उनको यही मान के चलते हैं कि ये जो टर्मिनोलॉजी हमारी जो दी गई है ये किसी काम की नहीं है, और हम यूनिट 1 टू यूनिट 10 तक इसको हम लेके चलते हैं। बट आप देखना, कभी गौर करना, जो ये शब्दावली आपकी दी गई होती है, चाहे आप एंशिएंट की, मिडिवल की, मॉडर्न की, जो शब्दावली है मैं आपको प्रोवाइड भी करा दूंगा बाद में, टेलीग्राम पे मैसेज कर देना मुझे आप या व्हाट्सएप पे। तो वहां पे अक्सर बहुत सारे क्वेश्चन आपको बनने को आते हैं। तो आज पहले शब्दावली को देखेंगे, फिर हम साहित्यिक स्रोत को देखेंगे, फिर हम पुरातात्विक स्रोत को देखेंगे, फिर हम जो है अपना पुरातात्विक स्रोतों के बाद में जो है इसके बाद में हम फिर ये पाषाण काल को देखेंगे, पाषाण काल के बाद में हड़प्पा काल को देखेंगे। और आप देखना हमारे 23 क्वेश्चन आज इन्हीं पार्ट से हमारे संबंधित होंगे। एक दो क्वेश्चन छूट भी गया है, अदरवाइज 25 क्वेश्चन जो है हड़प्पा सभ्यता तक हमारे पूछे गए। उसमें नवपाषाण का, मध्य पाषाण, पुरा पाषाण का सिर्फ एक दो ही क्वेश्चन है, हड़प्पा का भी एक दो ही क्वेश्चन है, लेकिन सोर्सेज का भंडार लगा हुआ है। उन भंडार को आप एक बार देख लीजिए, चेक कर लीजिए कि किस प्रकार आपने अपने आप को तैयार करना है भाई। ओके, देखिए यहाँ पे भाई सबसे पहले आपका ये टर्मिनोलॉजी दी गई है, शब्दावली दी गई है। देखिए ये तो आप चाहे एंशिएंट पढ़े, मिडिवल पढ़े, मॉडर्न पढ़े, बहुत सारी चीजें होती है कि नाना देशी को क्या, नाना देशी को किसको बोला जाता था, या उत्तर मेरूर किसको बोला जाता था, मणिग्रामम किसको बोला जाता था, घटिका किसको बोला जाता था। ये मैचिंग के क्वेश्चन का सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है स्टूडेंट, अगर आपको एक भी आता है तो आप बहुत पास इस आंसर के चले जाते हैं अपने। नाना देशी क्या होता था? नाना देशी होता था एक व्यापारिक श्रेणी होती थी जिसका विस्तार, ये यहाँ पे आएगा विस्तार, जिसका विस्तार दक्षिण भारत से सुमात्रा तक था, जिसका विस्तार दक्षिण भारत से सुमात्रा तक था। तो नाना देशी क्या थी? एक प्रकार की व्यापारिक श्रेणी हुआ करती थी। ठीक है। उत्तर मेरूर क्या है? उत्तर मेरूर, देखिए आप जानते हैं उत्तर मेरूर ब्राह्मणों के गांव को बोला गया है। मणिग्रामम किसको बोला गया है? जो व्यापारिक श्रेणी व्यवसाय को नियंत्रित करती थी, इसको मणिग्रामम बोला गया है। घटिका किसको बोला है? घटिका जो दक्षिण भारत से संबंधित जो कॉलेज होते थे, यानी कि जहां पढ़ाने का जो संस्थान होते थे, मंदिरों के अंदर जो पढ़ाई होती थी, उनके लिए घटिका शब्द का प्रयोग किया गया है। ऐसी शब्दावली आपसे जो है विजयनगर साम्राज्य में जब आप आएंगे तो आपसे बहुत सारी शब्दावली पूछेंगी। ब्राह्मण के लिए क्या शब्द का प्रयोग हुआ है, क्षत्रिय के लिए क्या शब्द का प्रयोग हुआ है, शूद्र के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है, वैश्य के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है, उत्तर से दक्षिण भारत में जो लोग बसे उनके लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है, या किसान के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है, मजदूर के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है, भूमि के लिए कौन से शब्द का प्रयोग हुआ है, ब्राह्मण। ये तो शब्दावली तो आपको हर जगह आएगी, है ना। तो इस प्रकार की जो कहीं भी ऐसी टर्मिनोलॉजी आपको दिखती है तो उनको आप एक बार मोटे मोटे तौर पे आप देख लिया करें स्टूडेंट। ठीक है। तो इसका राइट आंसर है बी, क्योंकि ज्यादा डीप नहीं जाएंगे तो मोटी मोटी बातों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आप देखिए कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्रयुक्त उपवास शब्दावली निम्नलिखित में से किस ओर अंकित करती है? उपवास शब्दावली कौटिल्य के अर्थशास्त्र, जब आप कौटिल्य का अर्थशास्त्र पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी जानकारी आपको मिलती है। पहले तो आपको उनके जो भाग है कौटिल्य के अर्थशास्त्र के, वो भाग आपको, प्रत्येक भाग आपको आना चाहिए कि फर्स्ट भाग में क्या है, सेकंड में क्या है, थर्ड में क्या है, फोर्थ में क्या है, फिफ्थ में क्या है, सिक्स्थ में क्या है, सेवंथ में क्या है, एट्थ में क्या है, नाइन्थ में क्या है, ये भाग आपको आने चाहिए। उसी भाग के अंदर फिर आपका जो सप्तांग सिद्धांत आता है, तो सप्तांग सिद्धांत के बारे में जानकारी आनी चाहिए कि कौन कौन से सप्तांग सिद्धांत होते हैं, और उन सप्तांग सिद्धांतों के अंदर अपना जो शरीर का जो अंग है वो कौन सा शरीर का अंग संबंधित है,
और कौटिल्य ने अपनी अर्थशास्त्र के अंदर कौन कौन सी बातों की जानकारी दी है। तो उपवास शब्द जो यहां पे दिया गया है, इसका जो संबंध है, ये संबंध है काश्तकार से। उपवास शब्द का संबंध है काश्तकार से, ठीक है, याद रखना इस बात को भाई। नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारतीय तर्कशास्त्र की कौन सी पुस्तक भारतीय दर्शन में नव्य न्याय प्रणाली प्रस्तुत करती है, यानी कि न्याय प्रणाली से संबंधित कौन सा सोर्स आपको देखने को मिलता है। आप देखिए, खंडन खंड खाद्य खगोल शास्त्र, न्याय सिद्धार्जन, तत्व चिंतामणि। तो न्याय प्रणाली के संबंध में तत्व चिंतामणि। देखिए, जब आप सोर्सेज को पढ़ने लगते हैं, कुछ जो हमारी गाइड बुक होती है उनमें एक जगह सोर्स इकट्ठा मिल जाता है। मैं अक्सर प्रीफर भी करता हूं कि भाई यहां से आपने पढ़ना है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब आप सोर्स पढ़ते हैं तो सिर्फ रट्टा ने उसका ये नहीं लगाना है कि अच्छा ठीक है ये जो वाकपति गोडवो या अतुल मुसिक वंश या आप बिल्हण या ये क्षेमेंद्र व्रत कथा मंजरी, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, उसको आप कितने प्रकार से देखोगे। एक तो आपने नाम और उनका स्रोत को आपने देख लिया, दूसरा उन सोर्सेज को आप इस प्रकार से भी देखा करें कि ये जो सोर्सेज बना है, ये चिकित्सा के संबंध में है, ये खगोल के संबंध में है, ये न्याय के संबंध में है, ये गणित के संबंध में है, ये भूगोल के संबंध में है, ये राजनीति के संबंध में है। तो ये जो संबंध है ना, कोई भी स्रोत मिलता है तो उस स्रोत का कोई ना कोई तो संबंध होगा, या तो राजनीति पे होगी, या भूगोल पे होगी, या न्याय पे होगी, या गणित पे होगी, या चिकित्सा पे होगी, किसी ना किसी पे तो वो होगी। तो इसी प्रकार से आपसे न्याय प्रणाली का क्वेश्चन पूछ लिया कि न्याय प्रणाली के संबंध में कौन सा स्रोत प्रस्तुत करता है, तो आप बोलोगे तत्व चिंतामणि, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए कि निम्नलिखित में से किस पाली धर्म ग्रंथ में गौतम बुद्ध गो संरक्षण की आवश्यकता पर बल देते हैं। गौतम बुद्ध गो संरक्षण की आवश्यकता पर बल देते हैं। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे कि गौतम बुद्ध गो संरक्षण की आवश्यकता पर बल देते हैं, तो कौन सा स्रोत आपको मिलता है, तो ये स्रोत आपका मिलता है सुत्त निपात। ये स्रोत आपको यहाँ पे जानने को स्टूडेंट मिलता है। नेक्स्ट आप देखिए भाई, नेक्स्ट आप देखिए, ये सोर्स आपका चल रहा है, मुसिक वंश की रचना किसने की, तो आप बोलोगे मुसिक वंश की रचना जो की थी वो अतुल ने की थी। मुसिक वंश की रचना अतुल ने की थी भाई, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नाथ मुनि की है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नाथ मुनि की है, तो आप बोलोगे नाथ मुनि की जो पुस्तक है वो आप देखना कि कौन सी है, न्याय तत्व। ये सोर्स इजी है, चाहे आप बौद्ध धर्म को पढ़ेंगे, जैन धर्म को पढ़ेंगे, गुप्त को पढ़ेंगे, मौर्य को पढ़ेंगे, या फिर आप कौन से भी कालखंड को पढ़ेंगे, तो वहां पे सोर्सेज तो आपको मिलता ही है। ये यहाँ पे क्षेमेंद्र की वृहत कथा मंजरी तो आपने पढ़ी है, या अवदान कल्पलता भी आपने पढ़ी है। तो क्षेमेंद्र के समय मात्रका में समाज के विभिन्न क्षेत्रों में से किसके शासकीय कार्यों का वर्णन मिलता है, किसके शासकीय कार्यों का वर्णन मिलता है। तो यहाँ पे स्त्री के संबंध में मैंने आपको बताया कि कोई ना कोई सोर्स जो होता है उसका कोई ना कोई जानकारी का माध्यम होता है कि वो किसके बारे में जानकारी देता है। तो समय मात्रका में स्त्री के संबंध में ये जो है क्षेमेंद्र अपनी जानकारी यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट आप देखिए कि जो हमारा ये बौद्ध ग्रंथ हमारा दिया गया है मणिमेगलई, बौद्ध ग्रंथ हमारा है मणिमेगलई, निम्नलिखित में से किस दार्शनिक की तार्किक प्रणाली से प्रेरित था। बौद्ध कृति मणिमेगलई निम्नलिखित में से किस दार्शनिक की तार्किक प्रणाली से प्रेरित था, तो आप बोलोगे दिग्नाग। ये चीजें आप नोट करते चलना, मैं शॉर्ट में ही इनको बता रहा हूं आपको। अब ये तो आपका था साहित्यिक स्रोत, इनमें से एक दो छूट भी गया, वो नेक्स्ट वाले पार्ट में ले जाऊंगा मैं। अब आप देखिए पुरातात्विक स्रोतों में, और पुरातात्विक स्रोतों को भी आप इन्हीं के अंदर देखते हैं कि भाई जानकारी का एक माध्यम होता है पुरातात्विक स्रोत भी। तो सबसे पहले अशोक के जो अभिलेख है, यहां से क्वेश्चन, कितने सारे क्वेश्चन आपके बने थे, एक अंबार इनके क्वेश्चन से आपको लगा था स्टूडेंट। अगर आप इनको चीजों को इग्नोर करके चलते हैं, और मैंने जिस दिन 10 तारीख को एग्जाम था ना मॉर्निंग शिफ्ट में, उससे पहले मॉर्निंग में 2 घंटे क्लास ली थी, वहां पे एक एक ये अभिलेख आज भी देख लेना। 10 अक्टूबर की मॉर्निंग शिफ्ट में यूट्यूब पे वीडियो पढ़िए, सारे के सारे अभिलेख कैसे याद कराए थे आप लोगों को, ठीक है। कि अशोक का वृहद शिलालेख 5, तो आप जानिए कि अशोक के 5वें शिलालेख में धम्म यात्रा का उल्लेख है, धम्म महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख है। अशोक का वृहद शिलालेख 6, तो आप देखोगे यहाँ पे राजत्व का सिद्धांत है, यानी कि बोला जाता है कि मैं कहीं भी रहूं, अशोक बोलता है कि मैं कहीं भी रहूं, किसी भी जगह में रहूं, तो मुझे बताया जाए कि शासन के बारे में। अशोक का वृहद शिलालेख 7, तो आप देखोगे 7 में धार्मिक सहिष्णुता, अन्य संप्रदायों के प्रति भी धार्मिक सहिष्णुता का उल्लेख 7 में दिया गया है। अशोक का वृहद शिलालेख 8,
तो यहाँ पे देखिए अशोक की धार्मिक यात्राओं का उल्लेख है, अशोक की धार्मिक यात्राओं का उल्लेख है। तो आप लगा लीजिए स्टूडेंट की आंसर क्या होगा। सबसे पहला अशोक का वृहद शिलालेख 5th का आपका देखिए, यानी कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे पहले में तीसरा, पहले का तीसरा और दूसरे का जो है आपका पहला, दूसरे का आपका पहला और यहाँ पे तीसरे का आपका है चौथा, यानी कि थर्ड यहाँ पे आपका आंसर है, थर्ड यहाँ पे आपका आंसर है। बहुत ही सोच के समझ के आंसर करना है, क्योंकि स्टूडेंट एक एक क्वेश्चन की अपनी एक इंपोर्टेंस होती है और उस इंपोर्टेंस को जानना है, आपने पहचानना है कि किस एक एक क्वेश्चन से ही आपका एग्जाम यहाँ पे निकलेगा। आप देखिए अशोक के 13वें धर्मादेश महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है, क्यों माना जाता है? इसमें धम्म यात्रा का उल्लेख, भाई धम्म यात्रा का उल्लेख 13 में थोड़ा है, वो तो 8 में है। इसमें समकालीन भारतीय राजाओं का नाम का उल्लेख, अरे यूनानी राजाओं के नाम का उल्लेख है, मिस्र के राजा का उल्लेख या दूसरे अन्य जो देश है 5 देशों के राजाओं का उल्लेख 13वें में तो दिया गया है। और कभी आपसे पूछ लिया गया कि समकालीन मिस्र का राजा कौन था, या टोलमी कहां का राजा था, या दूसरा राजा कहां का था? तो क्वेश्चन को घुमाने का कई सारे तरीके होते हैं, उन तरीकों में कहीं से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पे थर्ड होगा भाई। नेक्स्ट आप देखिए कि किन प्रमुख शिलालेखों में अशोक ने धम्म का वर्णन किया है, धम्म का वर्णन किया है। तो आप देखिए धम्म का वर्णन अशोक ने कहां पे किया गया, अशोक ने वृहद शिलालेख 11 के अंदर। अरे आप जानिए, देखिए कितने क्वेश्चन अशोक के शिलालेखों से आए थे। अभी तक तो हमने प्राचीन भारत को शुरू भी नहीं किया, ये तो सब जो है पुरातात्विक स्रोत ही चल रहा है, साहित्यिक स्रोत ही हमारा चल रहा है। अशोक ने अपनी व्यक्तिगत आस्था के रूप में बौद्ध धर्म अंगीकार किया, जिसका वर्णन है कहां पे बौद्ध धर्म अंगीकार किया, भाब्रू बैराट शिलालेख में, भाब्रू बैराट शिलालेख में जानकारी मिलती है। देखिए जब अशोक के बारे में आप पढ़ते हैं, आपको पता होता है कि अशोक के बारे में, अशोक नाम की जानकारी कहां कहां पे मिलती है, तो आप बोलते हैं मस्की, गुर्जरा, नेतुर, उड़ेगुलम, है ना, या ऐसी कई सारी चीजें आप देखते हैं यहाँ पे। अशोक के शासनकाल के दौरान कलिंग क्षेत्र किस प्रांत के अंदर आता है? कलिंग क्षेत्र का आप जानते हैं, कलिंग कहां पे पड़ता है? कलिंग पड़ता है आपका ओडिशा के अंदर। कलिंग कहां पे पड़ता है भाई? ओडिशा के अंदर। तो ये किसके अंदर आता था? ये तोसली के अंदर आता, तोसली के अंदर आता था। ठीक है, याद रखना भाई इसके। नेक्स्ट आप देखना कि अशोक के कलिंग विजय से संबंधित अवतरण, आप देखिए कलिंग विजय, सीधी सीधी बात पूछी गई, शाहबाजगढ़ी लेक या कलिंग विजय लेक की जानकारी कौन से में मिलती है? तो आप बोलोगे 13वें वृहद शिलालेख के अंदर मिलती है, 13वें वृहद शिलालेख के अंदर मिलती है। अशोक ने सांस्कृतिक विजय के पक्ष में भौतिक कब्जे की नीति को त्याग दिया, इन दोनों को क्या कहा जाता है? अरे भेरी घोष और धम्म घोष, भेरी घोष और धम्म घोष। जब आप अशोक को देखेंगे तो ये तो बेसिक चीजें आपको लगेगी सारी सारी, है ना भाई। नेक्स्ट आप देखिए कि भागवत गीता का पहला मलयालम संस्करण, भागवत गीता का पहला मलयालम संस्करण निम्नलिखित में से किसने लिखा? तो माधव पणिकर ने, माधव पणिकर ने ये मलयालम संस्करण जो है भागवत गीता का यहाँ पे लिखा। नेक्स्ट आप देखिए भाई, पौंचर्यम निम्नलिखित में किस कथा का जैन रूपांतर है? ये आपका देखिए पौंचर्यम किस कथा का जैन रूपांतर है? तो आप बोलोगे ये रामायण का जैन रूपांतर है। ये किसका है भाई? ये रामायण का जैन रूपांतर है। नेक्स्ट आप देखिए कि जैन संघ विश्व का सबसे प्राचीन धार्मिक संप्रदाय है, जैन संघ विश्व का सबसे प्राचीन धार्मिक संप्रदाय है। बात सही है आपकी। शादवाद बौद्ध धर्म, अरे शादवाद जो है बौद्ध धर्म के संबंध से थोड़ा है, शादवाद का संबंध किससे है? शादवाद का जो संबंध है वो आपका जैन धर्म से है, ना कि बौद्ध धर्म से। ठीक है, और कौटिल्य का अर्थशास्त्र केवल धन उत्पादन की नीतियों से संबंधित था। अरे खाली धन धन, जैसे कि हम देखते हैं अर्थशास्त्र, अर्थ का मतलब सिर्फ धन धन तो नहीं होता, वो तो राजनीति के संबंध में भी था। ये भी गलत है, तो दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत। तो आप देखिए पहला भी ऑप्शन गलत है, तीसरा भी ऑप्शन गलत है, ये भी गलत है। तो आप देखिए कि ऑप्शन आपका बचता है, अगर आपको पता होता है कि फर्स्ट और फोर्थ ही आपका यहाँ पे राइट है भाई। नेक्स्ट आप देखिए कि योगिक क्रियाएं जिसमें श्वास पर नियंत्रण का उद्देश्य हो प्राणायाम कहलाता है। बिल्कुल बेसिक बातें हैं, बेसिक बातें। नागार्जुन का मानना है कि प्रकृति का रूपांतरण औषधि एवं समाधि के प्रयोग द्वारा होता है। सही बात है। योग सूत्र में पतंजलि कहते हैं कि सिद्धि जड़ी बूटियों के प्रयोग द्वारा प्राप्त की जा सकती है, सिद्धि जड़ी बूटियों के प्रयोग द्वारा। ठीक है, और मैगस्थनीज का भी मानना है कि कुछ प्रकार की औषधियों का प्रयोग तपस्वी संप्रदाय के द्वारा किया जाता था। लेकिन आप मोटी मोटी बात जानते, सुश्रुत कौन थे भाई? सुश्रुत कौन थे? सुश्रुत तो चिकित्सक थे ना, तो इनकी जो पुस्तक थी ये तो चिकित्सा से संबंधित थी ना, तो 500 तो आपका नहीं आएगा, 500 तो आपका नहीं आएगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4 यहाँ पे आपका राइट आंसर है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट आप देखिए, ये आपकी कुछ जानकारी सोर्स के संबंध में थी अभी तक। अब हम बात करते हैं पाषाण काल और नवपाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता। तो ये पूरा पाषाण काल के बारे में तो जानकारी नहीं दी गई है। आप जानते हैं स्टूडेंट कि पूरा पाषाण काल और पूरा पाषाण काल के अंदर 3 काल, निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण और उच्च पूरा ये
उच्च पुरा पाषाण काल, ये 3 काल यहाँ पे आप देखते हैं, निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और निम्न पुरा पाषाण काल और मध्य पूर्व पाषाण और उच्च पूर्व पाषाण काल को हम देखते हैं। तो वहां पे आप जानते हैं कि वहां पे जो लोग थे वो सिर्फ और सिर्फ खाद्य संग्राहक थे, वो शिकार के संबंध, शिकार से उनका संबंध था। अभी तक जो है खेती का प्रयोग नहीं हुआ था पूरा पाषाण काल में। खेती का इक्का दुक्का प्रयोग जानकारी मध्य पाषाण काल के अंदर मिलती है, और जब खेती की जानकारी मिलती है तो आप मोटे मोटे बोल सकते हैं कि यहाँ पे पशुपालन की जानकारी भी मध्य पाषाण काल के अंदर मिलती है। लेकिन बहुतायत में ये जानकारी जो है नव पाषाण काल के अंदर मिलती है। तो माषाण, ये जो महापाषाण काल विक्रय और विनिमय का केंद्र था, है ना, वितरण और विनिमय का केंद्र था, सही है। महापाषाण काल महत्वपूर्ण मार्गों के संबंध में अवस्थित थे, मार्गों पर अवस्थित थे, और पौंडीचेरी के निकट जो है अरिकामेडु जैसे पवन महापाषाणी कार्यकल्पों द्वारा हिंटरलैंड से जुड़े हुए थे। ये बात सही है। कोई ऐसी सारी चीजें होती है कि आपको नहीं पता है, लेकिन आप जान लेते हैं कुछ चीजों को संबंध में। अरिकमेडु के उत्खनन से शीशों और बर्तन भांडों के रूप में रोम की वस्तुओं की श्रृंखला प्रकाशित हुई। और नेक्स्ट है एम्फोरा, रोम के शासकों के बड़े सिक्के थे। ये गलत है, एम्फोरा तो सिक्के नहीं थे, बर्तन थे। एम्फोरा जो है ये सिक्के नहीं थे, ये बर्तन थे। हो सकता है आपको नहीं आता हो ये क्वेश्चन। 1 2 3 4 इसका सही आंसर यहाँ पे है भाई। नेक्स्ट आप देखिए, जब आप मध्य पाषाण काल को पढ़ा होगा तो आपने भीमबेटका को आपने देखा होगा कि भीमबेटका जो चित्र का जो आप देखते हैं कि नेचुरल रंगों का प्रयोग जो है चित्रकला में यहाँ पे होता था, और कई सारे रंगों के बारे में जानकारी दी गई है। तो भीमबेटका शैल चित्रों के संबंध में किसकी चित्रकारी नहीं की गई है भाई? खाद्यान्नों पर बसे निर्भर पक्षियों का बसेरा, ऐसा नहीं है अभी तक इन पर नहीं। पक्षियों का आखेट की जानकारी आप जानते हैं कि काल ज्यादातर जो है प्रयोग जो है शिकार का होता था, पशुओं के आखेट, पशुओं का शिकार होता था, पक्षी और पशु दोनों के आखेट के बारे में। तो मोटा मोटा आप बता सकते थे कि ये आपका आंसर है, थर्ड वाला आपका आंसर यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए, अब हड़प्पा सभ्यता से सिर्फ एक क्वेश्चन आपका बना था। हड़प्पा सभ्यता से हम रटते रहते हैं सिर्फ स्थान स्थान कि कालीबंगा से क्या मिला है, मोहनजोदड़ो से क्या मिला है, हड़प्पा से क्या मिला है, लोथल से क्या मिला है, कोटदीजी से क्या मिला है, मुराद से क्या मिला है, आलमगीरपुर से, राखीगढ़ी से, बनावली से, या है ना, इन उल्लास से, सिनोली से क्या क्या मिला। लेकिन कुछ चीजों पे हमने उनकी एग्रीकल्चर को, उनकी जो धर्म को, उनकी संस्कृति को, उनके इनको भी जानना है कि हड़प्पा वासी जीवात्मवाद में विश्वास नहीं करते थे। गलत। जीवात्मवाद यानी कि एनिमिज्म, जीवात्मवाद यानी कि एनिमिज्म में विश्वास नहीं करते थे। ये गलत बात है। ऐसा नहीं है कि जीवात्म में, ये तो विश्वास था पशुओं में, पक्षियों में, इन सब में विश्वास, मतलब ये चीजें, ऐसा नहीं था कि विश्वास नहीं करते थे। और किसी भी हड़प्पा स्थल से मंदिर का साक्ष्य प्राप्त नहीं होता, ये बात सही है। मंदिर का साक्ष्य तो गुप्त काल में जाके आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है, पहला गलत है, दूसरा सही है। तो आपका डी आंसर है भाई। देख लीजिए, आप कितना हार्ड क्वेश्चन था। एक ही क्वेश्चन था आपका हड़प्पा के संबंध में। एक क्वेश्चन ये देख लीजिए कि मापिकी का संबंध किस के अध्ययन से है। मापिकी का भाई, मापिकी मेजरमेंट, सिक्कों का भार अनुमान, माप और क्रम के संबंध में मापिकी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। वर्षा के नापने के कौन सा यंत्र है, बारिश को, ये जो धूप को मापने का, या ये बहुत सारे यंत्र आपको यहाँ पे जानने को मिलते हैं। तो ये मैंने 23 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए। एक पार्ट हो रहा है छोटा सा, जिसके अंदर 20 के लगभग क्वेश्चन है। आगे यानी कि अब ऋग्वेदिक काल, उत्तर वैदिक काल, ये मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, और इनके बारे में वहां से क्वेश्चन आपके बने थे। तो वो भी मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको चर्चा करा दूंगा स्टूडेंट। आप एक बार इन सभी पार्ट को, मॉडर्न, मिडिवल और एंशिएंट को एक बार मोटे मोटे तौर पे आप देख लीजिए। मैं फिर भी आपका एक बार कंप्लीट में भी इसको रिवीजन करा दूंगा, और इसी प्रकार सेकंड पार्ट को लेके आऊंगा। तो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक्स, जय हिंद। आप ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट, अगर अच्छा लगता है तो शेयर और प्लीज कमेंट आप जरूर किया करें।